नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं मेघना सचदेवा। आज इस बहस में आने से पहले एक बार मैंने उत्तर प्रदेश में चल रही कुछ सियासी खबरों को देखा और इस दौरान यूपी की सियासत में चल रहे एक ऐसे उथल पुथल पर नजर पड़ी जिसको शायद सबने नजरअंदाज कर दिया। आपको याद भी होगा कि अभी रविवार को ही 15 नवंबर की बात है, मायावती ने यूपी में अपना सियासी सिपाही या यूं कहें कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और बीजेपी से नाराज मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की नियत से मुनकाद अली को यूपी की कमान सौंपी। लेकिन मायावती ने यह जिम्मेदारी अब अति पिछड़े वर्ग से आने वाले भीम राजभर को दी है। तो क्या मिशन 2022 में मायावती अभी से लग गई हैं? इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बात 14 नवंबर की है। दिवाली के पहले दिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल का जिक्र किया और न सिर्फ जिक्र किया बल्कि दिवाली के रोज चाचा शिवपाल के साथ मिठाई खाते हुए भी वो नजर आए थे और साफ तौर पर मिठाइयां खाते हुए तो नजर आए शिवपाल यादव। एक वक्त पर जिनके साथ नाम जुड़ने भर से अखिलेश यादव नाराज हुआ करते थे, अब उनके लिए जसवंत नगर की सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। सीट तो छोटी बात है, अखिलेश यादव अब अपने चाचा को मंत्री बनाने तक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो ये दोनों खबरें अलग अलग हैं, लेकिन अब जरा इसे बड़े कैनवास पर देखिए। यूपी के उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त नतीजे भी आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं और बिहार चुनाव में योगी यानी कि सीएम योगी के इंपैक्ट को कोई नकार नहीं सकता है। आज की इस बहस में हमारे यही दो पॉइंट हैं। पहली बात कि बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत में कितनी खलबली मची हुई है और दूसरी बात कि उपचुनाव में बीजेपी के सामने विपक्ष चारों खाने चित हो गया। लेकिन इस सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के प्रचार की बात की जाए तो नतीजों ने कैसे यूपी में सियासी हवा के रुख को बदल दिया है और कैसे यूपी की सियासत को जिंदा कर दिया, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब को तलाशने की कोशिश अगले 1 घंटे की इस बहस में हम करेंगे। तो अभी कई सवाल हैं, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ आगे जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पूरा घटनाक्रम है, जो सियासी रुख बदला है, उस पर नजर डालते हैं। क्योंकि बिहार के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बेचैनी पैदा कर दी है और खासकर विपक्षी खेमा जो है वो अब नई नई रणनीति बनाने में लगा है। कोई अपने गिले शिकवे मिटा के वापिस से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, कोई अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल रहा है और कोई विशेष वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुटा है। तो मऊ जिले की मोहम्मदपुर बाबरपुर सीट से ये खासा प्रभावित यहां पे करते हैं भीम राजभर, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष मायावती ने बनाया है। 2012 में मऊ की सदर सीट से बीएसपी की टिकट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं भीम राजभर। तो जाहिर तौर पर अब सबकी रणनीति एक एक कर सामने आने लगी और ये तो बस शुरुआत है। उपचुनाव की रेस में सबने जोर आजमाइश की, लेकिन जलवा रहा सीएम योगी का। और बिहार चुनाव और यूपी उपचुनाव को अगर साथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीएम योगी और पीएम मोदी का जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के आगे विधानसभा चुनाव में पड़ने की पूरी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। कहा जाता है कि उपचुनाव तो एक सेमीफाइनल था, लेकिन ये सेमीफाइनल जिस तरह से बीजेपी ने खेला है, बीजेपी के पक्ष में कितने उसके बाद विधानसभा की तस्वीर कैसी होने वाली है, ये देखने वाली बात। इस बीच अब सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई कि कैसे आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बनानी है, किस पर प्रहार करना है, किसको अपने खेमे में जोड़ना है, किसके साथ गठबंधन करना है। यानी कि अब एक तरह से आने वाले चुनाव के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है कि आगे आखिर करना क्या है, कैसे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करना है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए बीजेपी की रणनीति, तो लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और 2022 की बात की जाए तो जो कार्यकाल था उसमें सीएम योगी ने बेहतरीन काम किया है साफ तौर पर, जिसका नतीजा उपचुनाव में दिखा, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं प्रभाव जिसका पड़ता हुआ नजर आया बिहार चुनाव में भी। और उसके बाद बीजेपी ताबड़तोड़ नौकरियां भी ला रही है, अब उसके बाद प्रमोशंस किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जनता को प्रभावित करने के लिए बीजेपी अपनी ओर से सारे काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर अब कैसे चुनावी चाल चलनी है बाकी पार्टियों को, वो बाकी पार्टियां डिसाइड कर रही हैं। बिल्कुल। और चूंकि उपचुनाव जो हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा, 7 में से 6 सीटों पे उन्होंने कब्जा किया। एक सीट समाजवादी पार्टी के पास जरूर गई, लेकिन ये एक परीक्षा थी सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। सरकार के लिए ये कि क्या जनता में नाराजगी है, क्या नकारा जाएगा या फिर अभी जो काम हुआ है उसे स्वीकार किया जाएगा। दूसरा विपक्ष के लिए ये कि कौन नेतृत्व कर सकता है विपक्ष में, क्या मायावती टक्कर देंगी, अखिलेश यादव देंगे या कांग्रेस, मतलब एक विपक्षी दल जो है वो किस कदर टक्कर दे सकते हैं, कौन तैयार है। तो एक तस्वीर तो लगभग साफ हो रही है कि टक्कर जो होगी वो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगी। ऐसे समीकरण पूरी तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन मायावती भी अब एक्टिव हो गई हैं और उनकी बेचैनी भी बिहार चुनाव के बाद पूरी तरीके से
बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर अखिलेश और मायावती तो एक्टिव हो गए हैं, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी को अगर देखा जाए, कांग्रेस को देखा जाए, जो लगातार अपना वर्चस्व एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खोजती हुई नजर आ रही है। बिहार चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर असर पड़ा है, उसका कहीं नेगेटिव असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर ना पड़ जाए, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम तरह के आरोप महागठबंधन में अब राहुल गांधी, उनकी पिकनिक पॉलिटिक्स, प्रियंका गांधी और पूरी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये प्रभाव उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से क्या रूप लेते हैं, क्या तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, और चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं, उनका जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ विमल सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मोहम्मद अब्बास है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अंकित अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा शाहिद खान है, नेता कांग्रेस के। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास, मैं आपके पास आऊंगा। क्या उपचुनाव और बिहार के नतीजों ने विपक्षी खेमे की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अब नए समीकरण बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है, 2022 की तैयारी है? बिहार के चुनाव पे जो हुए हैं, बिहार में चुनाव, उसने समाजवादी पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। उसकी वजह साफ है कि जिस तरह से सजी हुई सरकार जो तेजस्वी यादव की बन रही थी, उसको डकैती कर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या, डकैती डालकर सरकार को लूट कर ले गए। जिस तरह से 4 घंटे परिणाम रोक कर रह गए, जिस तरह से 119 जीते हुए डिक्लेयर करके और 9 को बाद में हरा दिया गया, उसको साफ है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी और लोकतंत्र की हत्या करके लोकतंत्र की जो दुल्हन की सरकार, उसको डकैत करने गए। तो डकैती डली है और बिहार का मूड वही उत्तर प्रदेश का मूड है। तो अब हमें डकैतों से लोकतंत्र को बचाना है और मजबूती से सारी चीजों का आकलन करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरने जा रही है। जो इनका फैक्टर है, जो इनकी बी टीम है, जिस तरह से ये बरगलाकर, बहकाकर, गुमराह कर लोकतंत्र की हत्या कर हर तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जितनी भी सरकार है, उसमें से आधे से ज्यादा सरकारें डकैती और लूट पर निर्भर है। लूटी हुई सरकार है, अपना इन्हें जनादेश मिलता है नहीं। आंध्र, आपका कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में ये औंधे मुंह गिरे, और केरल, ये गोवा हो, ये जितनी भी सरकारें हैं, सब डकैती डालकर लोकतंत्र को लूट कर उन्होंने सरकारें बनाने का काम है। लेकिन मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी, हाँ, जी, ये अभी उपचुनाव जो हुए थे, उसमें भी आप लोग ये कह रहे थे कि परिणाम हमारे फेवर में होंगे, हम अच्छी खासी तादाद में सीटें लेके आएंगे, 7 में से 3 या 4 सीटें हमारी आएंगी, लेकिन एक आई। बिहार चुनाव का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं, अभी आगे आऊंगा मैं, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे और माना यह जा रहा है कि उनका जो फैक्टर है वो एनडीए के काम आया, इसलिए उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष खेमा है उसमें बेचैनी बढ़ गई है। जहां जहां गए उसमें आधे से ज्यादा सीटों पर योगी जी हारे। आप आकलन प्रस्तुत नहीं किया, आपको भी दिखाते जिन सीटों पर गए उस पर आधे से ज्यादा सीटें वो हारे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आकलन क्यों कीजिए? मैं नहीं कह मोहम्मद अब्बास जी, मैं फैक्ट आपको क्लियर कर दूं, 18 रैलियां की थी 6 दिन में और 10 जगहों पर बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। आप चुनौती देने की बात मानते हैं तो बेहतरीन चुनौती भी दी है और जीत भी हासिल की है, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ। कोई बेहतरीन जीत हासिल नहीं करी। बिहार का चुनाव नहीं था, बिहार में डकैती डली है, लूट हुई है, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है और वो हत्या कर जबरदस्ती की सरकार बनाई जा रही है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती की सरकार बनाई है, इस पे जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी और कई से सवाल हैं, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन विमल, ये सीधा आरोप है कि जोड़ तोड़ की गई, कई जगह पे ताकत का इस्तेमाल किया गया, डकैती डाली गई। डकैती मेरा शब्द ये देखिए, सीधा डकैती का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे जवाब। देखिए, सपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको मैं बता दूं कि डकैती जो है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जिस समय जंगल राज था माननीय मोहम्मद अब्बास जी, उस समय जो है बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप जो है लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के नाम पे जो है चुनाव लड़ती है और विकास के नाम पे चुनाव जीतती है। हमारा जो है मुख्य लक्ष्य होता है सबका साथ और सबका विकास। हम लोग सबके साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो एक जो है योजना, जो भी हमारी योजना होती है, जो भी हमारी नीतियां होती हैं, हम लोगों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 18 रैलियां किया था बिहार में, जिसमें से 10 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उसमें जीता है, आपने देखा है। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये जो बार बार ये बोल रहे हैं कि डकैती,
तो डकैती तो आपके लोग करते हैं। आपने देखा था कि सपा ने जिस अरे प्रकार जो है, देखा, 4 सुन लीजिए घंटे में परिणाम मोहम्मद अब्बास जी, आपकी बात मैं सुन रहा था, सुन लीजिए मेरी बात। 7 में से 5 जो है उपचुनाव में आपके दागी उम्मीदवार थे। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भी आपके सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार महागठबंधन से खड़े हुए थे। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जिस प्रकार काम कर रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जनता जनार्दन जो है उसको पसंद कर रही है। आपने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार जो है वहां पे शराबबंदी किया, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेघना जी, आपने देखा था, आपने देखा था कि पुरुषों से ज्यादा जो है महिला वोटर वहां पे मतदान कर रही थी, क्योंकि महिलाएं जो है काफी खुश हैं। महिलाओं को गैस मिल रहा है, महिलाओं को जो है जनधन खाते के तहत 1000 रुपया मिल रहा है, महिलाओं को जो है इतनी योजना जो है मिल रही है, तो महिलाएं इस प्रकार से खुश हैं। क्लियर करना चाहूंगी, नीतीश जी से खुश वहां की जनता नहीं है, जो कि साफ तौर पर देखा गया है। जो असर कहा जा रहा था कहीं ना कहीं नाराजगी, वो तो दिखाई पड़ी है। बीजेपी से खुश है वहां की जनता, तभी बीजेपी को इस बार 74 सीटें मिली हैं, लेकिन जेडीयू को कम मिली है। विमल जी देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम जो है बिहार में जो हमारे नेतृत्व करता है वो नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले हरवाया गया। और दूसरी चीज करके आप छू नहीं सकते, जरा सा टच करो। देखिए, जो बात अरे आप खुद के बताइए किसने हराया आपको? वहां की जनता ने आपको नकारा है, और आज से नकारा। जो लोग जो है जंगल राज देखे हैं ना, वो कभी जो है महागठबंधन को वोट नहीं कर सकते। अभी चर्चा बहुत सारी बाकी है, सवाल जवाब बहुत सारे होने, पहले प्रतिक्रियाएं हम ले लेते हैं। देखिए, शाहिद जी का मैं रुक करती हूँ। शाहिद जी, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई बिहार चुनाव के बाद और यूपी उपचुनाव के बाद कि कांग्रेस भाई जितनी मजबूती के साथ उतरने का दावा कर रही थी, उतर नहीं पाई। कहीं ना कहीं जो परफॉर्मिंग उसकी कहा जा रहा था कि ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, आवाज मुखर कर रही है कांग्रेस अपनी, एक बार फिर से वापस शून्य पे आ गई है कांग्रेस। ऐसा क्यों हुआ? 2022 की रणनीति क्या है फिर? देखिए मैडम, मैं जो हमारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मैं उनके जवाब दे दूं, फिर आपका जवाब दूंगा। हमने बिहार में इलेक्शन लड़ा है, पूरी ताकत के साथ लड़ा है, और पूरी ताकत के साथ हमको सपोर्ट मिला है बिहार की जनता से। उसके लिए बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार। जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो दागी बात कर रहे थे, दागी बात ना करें, पूरे दाग की बात करें। इनके यहाँ तो जो दाग जाते हैं जाके अच्छे से धुल जाए। बहुत सारे नाम है, मुकुल रॉय उनमें एक नाम है। तो मोदी जी बोलते थे कि चोर गुंडों की दिल में जगह होनी चाहिए, वो सबकी बीजेपी में जगह बन गई है, सभी की बीजेपी में जगह बन गई है। कहीं कुछ भी करो, बीजेपी में आ जाओ, आप सेफ हो। मैं एक नहीं बहुत सारे आंकड़े आपको बता दूंगा। आपकी डिबेट बिहार पे, आपकी डिबेट दूसरे टॉपिक पे, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं योगी जी की बात पे। योगी जी का सफलता का जो सफरनामा है वो आपने राजस्थान में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, एमपी में भी देखा है, और बिहार में भी देखा है, और यूपी में भी देखा है। यूपी में एक छोटी सी बच्ची बस पुलिस की गाड़ी में सर मार रही है, वो तो समझ नहीं रहा, हम जाके वहाँ बिहार में रैली कर रहे हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग करके इलेक्शन हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस तरीके के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप 11 बजे से पोलिंग को रात को 11 और 1 और 2 बजे तक ले जा रहे हैं। कौन से वाक्य से आप जोड़ रहे हैं? मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी, पूरा आप मुझे वाक्य बताएंगे? जो आपका वाक्य है, जो आपका यूपी पुलिस का वाक्य है, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, वो पूरी की पूरी चीजें संभाले योगी जी यूपी में। अरे मैम, कार्रवाई तो सब चीज पे, कार्रवाई तो सब चीज पे हो रही है। कार्रवाई, उसके पिता पटाखे बेच रहे थे, कार्रवाई तो सब चीज पे हो रही है। कार्रवाई तो मुकुल रॉय पे भी होगी, कार्रवाई तो मुकुल रॉय जी के ऊपर होगी। नहीं, आप हमें अपडेट मत दीजिए, हमारे पास अपडेट है। मुद्दे से अब हम आपको बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व क्या देखती है? सवाल ये है। उत्तर प्रदेश में हम 6 सीट में से इतने धल पर बल के बाद भी 2 सीटें दूसरे नंबर पे आए। पूरे 30 मंत्री, 400-300 विधायक और योगी जी और दोनों उप मुख्यमंत्री सारे के सारे 6 सीट पर झोंक दिए गए। उसके बावजूद यूपी की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं दिल से कि उन्होंने हमें 2 सीट में लड़ाई पे माना और बाकी सीट पे हम आए हैं। वही सिकंदर जिसने सरकार बनाई, यहाँ तो वही सिकंदर है। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो जीता वही सिकंदर है, ये बात बिल्कुल आपकी सच है, लेकिन जीत के मायने होती है। देश की जनता इसको बहुत नजदीक से देख रही है, बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा आपको। आपने जिनके साथ 20 साल सरकार चलाई है, उन्हीं के साथ जिन विमल जी जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, शाहिद जी ने जिस प्रकार से ये बताया कि योगी जी का ये वीडियो, ये जो जिस बच्ची की बात कर रहे हैं वीडियो का, वो वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब पहुंचा था, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई किया था। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई पटाखा जो है पॉल्यूशन की वजह से पटाखा नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरी चीज,
पटाखा गैर कानूनी था, तो उसमें वो बेच रहे थे। और जब तक ये वीडियो, जो बच्ची का वीडियो जो वायरल हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष पहुंचा, तो योगी जी ने उस पर कार्रवाई भी किया। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि योगी जी ने कार्य नहीं किया। आपने देखा मेघना जी, जिस प्रकार जो है लॉकडाउन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी पितृशोक से ज्यादा राज्य धर्म का पालन किया उन्होंने। कोरोना काल में उन्होंने राजधर्म के लिए पितृशोक में जाना उचित नहीं समझा। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, हाँ। जिस प्रकार देखिए ये बात कर रहे हैं बागियों की, तो बागी देखिए आपके विधायक हैं, आपके उम्मीदवार विधायक हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए मेघना जी, एनसीआरबी का रिपोर्ट का तुलना आप अभी कीजिए और 2017 से पहले कीजिए। नहीं आप करिए ही देख मत। सकते हैं। नहीं आप आप करिए ही मत। आंकड़े सारे झुका दीजिए। और बदमाश आप सारे आंकड़े झुका दो। कुख्यात कोई बदमाश आंकड़े मारे गए हैं। सर, वो कोई आंकड़े ADR हवा की नहीं रिपोर्ट है। लीजिए, वो आपको- एडीआर की रिपोर्ट होती है जिसमें इस तरीके का होता है। नहीं, उसमें नहीं, बीजेपी का नाम ही नहीं है। दागी बीजेपी विधायकों की बात साफ बता रहा हूं। सुथरी धुली हुई लेकिन जो पार्टी है, एनसीआरबी की उसमें- रिपोर्ट 2018 तक की आई हुई है, बीजेपी उसमें का आप नाम देख नहीं सकते हैं कि जिस आप जो है कंक्लूजन कर लीजिए नहीं, दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आता हूं वापस। अंकित, मैं आपका रुख करूंगा। उत्तर प्रदेश में अब जो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासी खलबली मच रही है, बेचैनी है, उसे कैसे समझा जाए? क्योंकि अब मायावती भी एक्टिव हो गई हैं, अखिलेश भी चाचा शिवपाल से गिले शिकवे मिटा के अब एक साथ आ रहे हैं, तो 2022 की तस्वीर कैसी होने वाली है? राजेश जी, पहले ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें कि बिहार में विपक्ष को जो करारा जवाब दिया है जनता चुनावेश ने, इससे विपक्ष के खेमे में खलबली सी मच गई है। अब उन्होंने ना, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल रेडी टू वेयर देयर सॉक्स, तो अब अपनी कमर कस ली उन्होंने। और आने वाले चुनाव के लिए भी मेरे हिसाब से फेरबदल करके, सारे गठबंधन करके, सारी जो आइडियोलॉजी थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, आज भी याद है जब चाचा भतीजा जी में लड़ाई हो रही थी उसमें चुनाव के दौरान एक आइडियोलॉजी का डिफरेंस आया था बहुत ज्यादा। परिवारवाद में डिफरेंस नहीं था, आइडियोलॉजी का भी डिफरेंस था। उस आइडियोलॉजी को भी आज वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, साथ गठबंधन करके चुनाव की तैयारी कर। तो विपक्ष एक छोटा एडवाइस, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि बिहार में जनता ने जनादेश बिहार को दिया है, सक्षम रूप से साक्षात रूप से सामने है, तो कोई डर नहीं है। आप देखिए महिलाओं ने सबसे ज्यादा अच्छी वोट करके जो है एक अच्छा दल बनाने की कोशिश की, बहुत बड़ा अपने एक नया एक अचीवमेंट है बीजेपी के लिए, जो सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी तक पहुंच चुकी है। 70 साल की गई राजनीति विपक्ष द्वारा अब जो है खत्म होते दिखाई दे रही है। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब बात रही उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए तो राजनीति में सबको अपनी तैयारी करनी पड़ती है और सब अपने तरीके से तैयारी बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। और विपक्ष को और संजीदगी के साथ जो है और सभ्यता के साथ लड़ाई की तैयारी करना आवश्यक हो गया और अनिवार्य हो गया। नहीं तो दूर नहीं है कि वहां भी उनका दल का सफाया होते समय नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी को टक्कर देना नामुमकिन के बराबर हो गया है। जो भी उपलब्धियां जो भी मतों योगी जी ने की है अपने सारे काल में नहीं है, दिक्कतें हैं, अपराध हुए हैं, और उसमें कड़ी कार्रवाई भी की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको समझने की जरूरत है किसी किए गए या अपराध के दौरान या उसके बाद उपरांत आप देखा जाए, अगर सरकार ने फैसला ना लिया हो या कार्रवाई ना की हो, वो देखने वाला था। अभी लास्ट डिबेट नहीं, शाहिद खान जी के साथ बैठते हुए जब बिहार चुनाव का दिन था, शाहिद खान का आपको याद होगा, आप मतलब ये जो आंकड़े हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही थी और आरजेडी चल रही थी, अब आंकड़े जो है 1:30 बजे जो है एकदम पलट जाएंगे। आपने देखा चुनाव का टक्कर कर और आरजेडी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर देश फिर से एक बात बीजेपी को दी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास, ये रणनीति के साथ, ये चक्र के साथ सरकार की दी गई है। ठीक है अंकित जी, इस पूरे वाक्य को लेकर मैं शाहिद जी का रुख करूंगी, लेकिन पहले मोहम्मद अब्बास जी, देखिए पहले तो बुआ के साथ थे बबुआ, लेकिन बाद में खलबली मच गई, दोनों में अलग हो गए, तकरार हो गई, उसके बाद ये बोला जाने लगा बीएसपी बी टीम है बीजेपी की, अब आपकी पार्टी की तरफ से चाचा जी का रुख किया जा रहा है, तो ये हो क्या रहा है आखिर? पहले आप बोलते हैं बीएसपी बी टीम है, लेकिन वही शिवपाल चाचा जिनसे नाराजगी जाहिर की जाती है, अब उन्हें सीट तक देने की बात की जा रही है। देखिए, चाचा परिवार का हिस्सा है और बड़े राजनेता हैं। बुआ परिवार का हिस्सा नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब मोहम्मद सुन लीजिए अब्बास बात जी, आप बुआ हमारी। नहीं थी परिवार का हिस्सा। अब बुआ का सम्मान किया जितना हो सकता था, चरण छुए सबके, हमने को सम्मान में कसर छोड़ी। अब बुआ की राजनीति बुआ जाने। अब शिवपाल जी यहाँ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान दिया है, बात की है, सब होगा,
भारतीय जनता पार्टी को जो डकैतों का टोला है, एनडीए नहीं, डकैतों का टोला है जो लोकतंत्र को लूटता है और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी दौड़ी की लौंडी बनाकर नचाता है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल एनडीए के लोग कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ लोकतंत्र में? तो इस सब का हिसाब चुकता किया जाएगा। बिहार में खुलेआम डकैती पड़ी है। आज बैलेट बॉक्सों को, जो बैलेट पेपर पड़े थे, जो डाक वाले थे, उनका ही हटा दो तो 10 से ज्यादा सीटें जीत जाएगा। मोहम्मद अब्बास, हाँ, ये बड़े आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि 2022 में क्या इन्हीं आरोपों को आप लेके जाएंगे? क्योंकि हमने देखा उपचुनाव से पहले भी इन बातों का जिक्र हो रहा था, इसके अलावा वक्त वक्त पे अखिलेश यादव भी कहते रहे हैं, लेकिन क्या इन बातों का असर मतदाताओं पे हो रहा है, जनता पे हो रहा है? रणनीति क्या होगी आगे की, या फिर सिर्फ यही आरोप लगा के आपको लगता है कि 2022 में आ जाएंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए जी। जब उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़ती थी तो बीजेपी की भी सीटें छीन लेती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पिछले साल बीजेपी की सीटें छीनी और इस बार बीजेपी एक भी बस अपनी इज्जत बचा पाई, चाहे कुछ नहीं हुआ, इज्जत बचा पाई है। मरो के नाम पर सहानुभूति लेकर कौन सा कारनामा कर दिया उपचुनाव में? जो व्याख्या हुई साहब, योगी जी ने यह कर दिया, योगी जी ने कौन सा काम कर दिया? अपराध की त्राहिमाम में रोजगार किसी को मिल नहीं रहा, उत्तर प्रदेश में बलात्कार प्रदेश बन गया, बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं, व्यवसाय कहीं है नहीं, कोरोना के नाम पर तरह तरह के नाम पर पीपी किट हो या मेडिकल के घोटाले हो, कितना जबरदस्त लूट खसोट उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन सब चीजों का 2022 में हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या नहीं लगता कि अभी जवाब जनता दे सकती थी? अगर इन बातों में सच्चाई है, गंभीर है, तो अभी उपचुनाव में ही जनता आपके फेवर में होती? नहीं, उपचुनाव सरकार के प्रति होते हैं। जब हम जीत देते थे और अपने उपचुनाव में 3-3 सीटें बीजेपी की हारी हुई, बीजेपी के लोग भी जीत लेते थे, तब भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि उपचुनाव तो सब सरकार को ही जीता जाता है। तो आज कौन सी नई परिभाषा होगी? समाजवादी पार्टी मजबूत है, मुद्दों को लेकर मजबूत है। विमल कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित, मैं आता हूं आपके पास। लेकर मजबूत है। देखिए सपा और बसपा, ये दोनों पार्टियां जो है जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करती हैं। अरे भारतीय जनता मैं बता रहा हूँ मोहम्मद जी सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे? सुनिए, देखिए आपने देखा है कि बसपा ने किस प्रकार जो है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब पार्टी से गए, उसके बाद जो है बसपा ने मुस्लिम वोटरों को पकड़ने के लिए उन्होंने मायावती ने मुनकद अली को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद आपने देखा कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वो वहां पे राजभर समुदाय का वोट बहुत ज्यादा है। हाँ। वहां पे जो है राजभर समुदाय जो होते हैं निर्णायक होते हैं सरकार बनाने में। आपने देखा कि भीम राजभर को किस प्रकार से अध्यक्ष बनाया गया है 2022 की रणनीति करने के लिए। हाँ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनाया है। हम जो है राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है अपना विकास और अंत्योदय का मतलब यह होता है कि जो इंसान अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उसके लिए भी विकास के बारे में सोचना भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप। आपने देखा कि किस प्रकार चाचा और भतीजे की जो लड़ाई थी वो लड़ाई कुर्सी की थी। जिस प्रकार आपने देखा था कि मुलायम सिंह की तबीयत जब खराब होने लगी थी, शिवपाल यादव खुद को समझते थे कि वो उत्तराधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन क्या हुआ कि बाप ने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया। इससे खलबली हो गई। 2012 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। उसी समय से जो है दोनों में मनमुटाव हो गए। उसके बाद आपने देखा कि शिवपाल यादव जो है वो कौमी एकता दल को और समाजवादी पार्टी को उन्होंने सवाल ये है कि क्या ये जो अब विपक्ष एक्टिव हो रहा है, क्या आपको भी घबराहट हो रही है? क्योंकि अब रणनीति विपक्ष अपने तरीके से बना रहा है। भाई उनका अपना संगठन है, वो जैसे चाहे जिसके साथ जाएं, जिस तरीके का समीकरण बनाए, वो उनकी रणनीति है। तो क्या आपको भी अब बेचैनी बढ़ने लगी है कि टक्कर बड़ी हो सकती है? राजेश जी, हमें कोई बेचैनी नहीं है। हम शुरू से ही विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। देश की जनता समझ रही है कि भाई विकास हो रहे हैं और देखा आपने कि 7 में से 6 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की। आपने ये कहा कि बीएसपी और सपा दोनों मिलकर इस तरह की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति है, लेकिन आप ही लोग बीएसपी की तारीफ कर रहे थे भर भर के, अब क्या हुआ? देखिए मेघना जी, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने बोला था कि हम जो है अब बबुआ के साथ नहीं जाएंगे जी, हम किसी और के साथ चले जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन बबुआ का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात अगर आप जोड़ेंगे कि बसपा और भाजपा का कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नहीं है और नेतृत्व जो करेगा वो नेतृत्व करेगा,
भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो करेंगे। लेकिन आपने देखा कि मायावती ने बोला कि जो है बबुआ धोखेबाज है, हम बबुआ के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बबुआ ने भी ये बात बोला है, बबुआ ने भी बोला है कि मैं किसी बड़े दल के साथ जो है गठबंधन करके मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ। आपने अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव जो है एक सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने बात बोला था। हम बता रहे हैं कि देखिए देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है विकास, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस प्रकार जो बदमाश थे, जो कुख्यात अपराधी थे, मैं इसी नोएडा की बात कर रहा हूं मेघना जी, इसी नोएडा में 9 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। ठीक है विमल जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास देख रही है। उपचुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई है, यानी कि बदलाव देख रही है। एकदम बदलाव देख रही है। नहीं आपको नहीं, मैं बता देना चाहता हूं मेघना जी, उत्तर प्रदेश की जनता जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्य को देख रही है, उनके विकास को देख रही है। जिस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में ये लोग बोलते थे कि लेकिन विमल जी कहीं ना कहीं जनता ने कांग्रेस को भी तो वोट दिया है। ये लोग यही लोग ये मोहम्मद अब्बास जी लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन दिनांक नहीं बताएंगे। अरे सरकार हमने जो है आपने देखा भूमि पूजन भी कर दिया, बहुत जल्द जो है भव्य मंदिर बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा जो है किस प्रकार से नहीं मंदिर दिवाली बनाया गया, उसमें बीजेपी का क्या श्रेष्ठ है? वो तो सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकला है ना, देखिए उसका श्रेय आप लोग क्यों ले रहे हैं कि हमने किया है? देखिए राजेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहले जो मोटो था यही था कि राम मंदिर बनेगा। जिस प्रकार आपने देखा था जिस समय ये मुलायम सिंह की सरकार थी, राम मंदिर में कितने विवाद हुए थे और उन्होंने गोलियां भी चलाई थी, लेकिन इतना अच्छा निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी उसके बाद की जो व्यवस्थाएं थी वो उसके वो बिल्कुल काबिल तारीफ थी। ठीक है, मैं लौटूंगा। शाहिद, कांग्रेस का मैंने पहले भी सवाल पूछा था, मेरा सवाल अब भी वही है क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया। क्या अस्तित्व आप अपना देखते हैं? बिहार में हार का ठीकरा भी आपके ऊपर फोड़ा जा रहा है। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब हार सामान्य लगने लगी है, यानी अंतर कला जो है वो दिखने लगी है संगठन में। देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं, आपको इस बात को, इस गलतफहमी को दूर कर दूं। आपको हो सकता है इस बात को लग रहा हो कांग्रेस यूपी में एक विकल्प बनकर उभरेगी, और हम एहसास दिलाते हैं आपको, और एहसास दिला दिया हमने बीजेपी को कि हम 7 विधायक के बाद भी हम मुख्य विपक्षी दल है। चाहे बस चलाने की बात हो, चाहे लाठी खाने की बात हो, चाहे आगरा जाने की बात हो, चाहे हाथरस जाने की बात हो, हमने सरकार से सारे वो सवाल किए हैं जो लोग डर के ये जवाब दे रहे हैं कि हम बबुआ को नहीं जिताएंगे, चाहे बीजेपी को जिता देंगे। हमने कोई जवाब डर के नहीं दिया। हमारे ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगी हुई हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो चोर, जो बदमाश जो पुलिस पे गोली चला रहे हैं, वो अधिकारी बेचारे हाथ पैर जोड़ कर उनको लाते हैं और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी धाराएं हमारे कार्यकर्ताओं पे लगी हुई हैं। आज की तारीख में यूपी में रोजगार के नाम पे जीरो हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे पकौड़ा, हम चाहते हैं कि योगी जी, मोदी जी रैली के माध्यम से लोगों को बताएं कि आप बीटेक करिए, एमबीए करिए, आप जो पढ़ाई करेंगे हम आपको पकौड़ा तलवाएंगे, हम आपको ऑप्शन देंगे नाली से गैस बनाने का। ये बातें हमारी प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी रैलियों में बोलें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का अभी साहब ने बोला कि हमने भव्य राम मंदिर बनाया, क्या ये पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? अधिकारित मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये पार्टी की तरफ से बोलते हैं तो अभी इन्होंने बोला 10 मिनट पहले कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखा बैन है। अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो मंदिर बनाया है, उसका डिसीजन देश की जनता ने कबूल किया है, चाहे किसी भी धर्म का हो। पूरे देश की जनता ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक तरफ से सलाम किया। आप फिर सवाल को डिटेल करते हुए पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं जा रहा। जो प्रवक्ता जवाब देखिए, प्रवक्ता के जो प्रवक्ता यहाँ के बोल रहे हैं कि हमने भव्य राम मंदिर बनाया, उनका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आपको जवाब हमारा नहीं सुनना, मैंने दे दिया था जवाब उनको, तो मैंने बता दिया कि उसमें आपका, आप मत बताइए। आप देखिए, आपका काम हमको ही बताना है। ठीक है, आप हमको भी बता रहे हैं, बताइए। आप हमको ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आप हमको बता रहे हैं कांग्रेस को हर सामान लग रही है। अरे हमको भी पता है, आपके नेता कह रहे हैं सर, ये हम नहीं कह रहे, कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, आप पढ़िए, आप देखिए उनको। हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी मैंडेट हमको दिया है बिहार की जनता ने, हम उसको दिल से स्वीकार करते हैं, और जो भी सीटें हमको मिली हैं हम पूरे जी जान से बिहार के लिए काम करेंगे। लेकिन शायद जी आरजेडी स्वीकार नहीं कर रही है ना, महागठबंधन स्वीकार नहीं कर रहा है। आपकी पार्टी तो 19 सीटें स्वीकार कर रही है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे ना। आरजेडी की तरफ से माननीय तेजस्वी यादव जी ने इलेक्शन लड़ा है, और वो
पूरे जी जान से लड़ा है। बिल्कुल। उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा अधिकृत बयान नहीं आया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे कमेंट ही बोला हो। उन्होंने एक ही बात बोला है, हमारे अब्बास जी बहुत सही इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि डकैती डाली गई है। बिल्कुल, महागठबंधन से अच्छे से इलेक्शन लड़ा है, आप रिकाउंटिंग करा दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए तो आप बता देना बीजेपी कहीं भी नहीं मिलेगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि इसका मुंह में राम बगल में छुरी, राज्यसभा में मायावती के साथ, इलेक्शन में असेंबली मायावती के साथ नहीं है। चिराग पासवान आपके बगल में ले लिए, नीतीश को छोटा करने के लिए आपने उसको बड़ा कर दिया। अरे चिराग पासवान की क्या हिम्मत है जो आपका इलेक्शन लड़े। मैं कहता हूं एक पार्ट भी टीम नहीं है बीजेपी के लिए काम करने वाली। मायावती जी बीजेपी के लिए काम करने वाली, ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम करने वाले, चिराग पासवान जी ने खुल के काम किया है। अरे क्लियर पर बोला है मैं हनुमान हूं, और हनुमान का काम क्या उन्होंने बोला है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वहां बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी एलजेपी, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है वहां अपने कैंडिडेट को जेडीयू के लोग। ये तो रणनीति है उनकी, अगर उन्होंने ये रणनीति बना अरे ये रणनीति, अगर आप इसको रणनीति कहते हैं, इसको आप इसको रणनीति कहते हैं, ये खुली लोकतंत्र की लूट है। अगर आप इसको रणनीति कहते हैं, जिसके साथ आप बैठ रहे हैं सच में आप जिसमें खा रहे हैं उसमें छेद करने वाली बात कर रहे हैं। अगर आप इसको रणनीति कह रहे हैं तो विपक्ष जरूर ये बात कह रहा है लगातार, लेकिन विपक्ष अगर कमजोर होगा तो लोकतंत्र कहां से मजबूत होगा। आप तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष कब तक आवाज नहीं उठा रहा है। बार बार जनता ये चाहती कि आप लोग मुखर हो, हाथरस के मुद्दे पर आप मुखर होते हैं यूपी में, लेकिन आप कहां गई आपकी आवाज। हम यूपी में आज ही मुखर हैं। हमने यूपी में इलेक्शन लड़ा है, हमने 7 सीट पे 42 हेलीकॉप्टर नहीं लगाए, 7 सीट पे 400 विधायक नहीं लगाए, 7 सीट पे हमने हमारे पास जो 50 सांसद हैं वो नहीं लगाए, क्योंकि लोकतंत्र है, ये जनता का पैसा है, इसको तरीके से लगाना चाहिए। आप देखिए ना आंकड़े, इसको अगर आप इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, एक दिल्ली की 80 सीट पे 70 सीट पे आप 400 सांसद और 600 विधायक लगा देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। आप ये बताइए ना, आपने क्या विकास किया। हर जिले में बीजेपी का कार्यालय बन गया। आपने कौन सी सड़क बना दी, कितने रोजगार दे दिए। आप रोजगार का भी डाटा लेके आइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा और माननीय बीजेपी के प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत डायरी पेन लेके आते हैं, वो डायरी पेन में ये भी लेके आइए कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, कितने आपने संस्थाएं बनाई और कितनी बेची और कितने रोजगार। जवाब देंगे इस पे विमल। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये शाहिद खान जी इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, जिस पे आप उंगली उठा रहे हो, आपने कहा कि रिकाउंटिंग करा दी। मैंने इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई नहीं, मैंने बीजेपी पार्टी पे उठाई है, रिकाउंटिंग करा दी। मैंने बीजेपी पार्टी पे उठाई है भाई, रिकाउंटिंग उठा रहा हूं। आप रिकाउंटिंग, अरे आप इलेक्शन कमीशन पे यहाँ उठा दोगे, मध्य प्रदेश में आप विधायक बताइए ना, आप इलेक्शन कमीशन कर्नाटक में वहां ले जाते हो। भाई आपको लगता है कि रिकाउंटिंग, तो आप जाइए कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट भी जाएंगे हम, आप कोर्ट भी जाएंगे, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट की लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, हम कोर्ट भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हमें जहां जाना होगा जाएंगे, हमारी अपनी विचारधारा है, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं उसमें ना। आप एक बात बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, इलेक्शन कमीशन किसी भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता। हाँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सुनिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, आपको, आप देखिए पहले ये होता था मेघना जी कि पहले जब गिनती होती थी, ईवीएम का भी गिनती होता था, बैलेट पेपर जो भी गिनती होता था, वो अब जो है इतना डिजिटल हो गया कि आजकल जो है जो भी सारी चीजें होती हैं वो कॉन्फ्रेंस के साथ होती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं राजेश जी, ये मीडिया भी मानता है और देश की जनता मानती है। देश की जनता, मैं कह रहा हूं 130 करोड़ जनता नहीं मानती देश की। जो लोग बीजेपी विचारधारा से मेल नहीं खाते वो मानते हैं। मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, मैंने कभी नहीं देखा उनके साथ 130 करोड़ लोग होंगे। अगर 130 करोड़ लोग उनके साथ हो गए तो फिर मतलब देश में इलेक्शन खत्म करवा दो। जो लोग विचारधारा नहीं मैच करती है, आप एक बात बता दीजिए, अगर आपके दिल में कोई बेईमानी नहीं थी तो आपने बैलेट पेपर पहले क्यों नहीं गिनवाए? आपके दिल में कोई बेईमानी नहीं थी तो आपने इस तरीके के आधारहीन बातें किस तरीके से कर दी? आप एक बात बता दीजिए, अभी विमल जी कह रहे थे हमारे कि डिजिटल है, मैं इनको याद दिला दूं, शायद आपको भी वाकया याद होगा, डिजिटल की वजह से अहमद पटेल जीत गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस पार्टी के नेता थे, किस पार्टी ने किसको वोट दिया, उन्होंने वोट डाल के प्रॉपर दिखाया, वो वीडियो माननीय चुनाव आयोग के पास गई, सुप्रीम कोर्ट गए रात को 3 बजे कांग्रेस के नेता, और मजे की बात खुद ही सर्टिफाई कर देते हैं हाँ हम बेईमान हैं, खुद ही इस बात को बोल देते हैं हम बेईमान हैं। अमित शाह जी ने एक रैली में पब्लिकली बोला
कि किस तरीके से कांग्रेस से 0.4% से बीजेपी एक राज्यसभा की सीट हार गई। अरे एक राज्यसभा की सीट जीतने की ऐसी क्या आफत आ गई? आपके पास कितनी राज्यसभा की ऐसी सीट है? एक राज्यसभा की सीट के लिए आपने मायावती को बगल में ले लिया, अगले दिन उसको लात मार दी। ऐसी एक राज्यसभा की सीट के लिए आप इस बात को कहते हैं। मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इनको अपनी पार्टी का नाम बदल के बेईमान ज्यादा पार्टी रख देना चाहिए। विमल, आप टिप्पणी करिए इस पे। इस बात पे मैं आपको कह रहा हूं, उन्होंने कई दफा लगाए हैं और बुनियाद के साथ आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। अब मैं इनको बता देना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। शुरू में इन्होंने बोला कि योगी जी ने ऐसा क्या काम किया, आप डायरी जो कलम लेके आते हैं उस डायरी कलम में जो है कुछ लिखा करिए। मैंने उसके साथ मांगा भी क्या क्या लिखा करिए, जो मांगा वो भी लिखा करिए। शाहिद जी सुनिए मेरी बात, हमने हर गांव में सीएससी पीएचसी सेंटर जो है, लगभग उत्तर प्रदेश के हर गांव में सीएससी पीएचसी सेंटर खुल गया है। स्वास्थ्य में हमने सुधार किया है। रही बात शिक्षा में, स्वास्थ्य का बजट कितना है? सुनिए, स्वास्थ्य का बजट कितना है? अरे सुनेंगे सर, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य का अपने बजट काट दिया, आप कह रहे हैं सुधार कर दिया, तो क्या सुधार कर दिया? सुनिए मेरी बात, आपसे ज्यादा जवान हूं, आपसे तेज चिल्लाऊंगा, सुन लीजिए। शिक्षा के जवान तो आप हैं। सुनिए, शिक्षा के मामले में तो हम मानते हैं, शिक्षा के मामले में भी काफी हमने सुधार किया। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या? जिस समय जो है उत्तर प्रदेश में जो है भर्तियां निकलती थी ना, तो ये जो भतीजे थे वो सिर्फ अपने परिवार वालों को बैठा देते थे उस जगह। अभी कितनी भर्ती निकली है? सुनिए ना शाहिद जी, सुन लीजिए आप। तीसरी डिटेल तो लाइए सर, आपने देखा कि वाराणसी में, अरे सुन लीजिए, आपने देखा भी था कि भतीजे जो है लाते थे और बुआ जब आती थी, अरे आपकी की सरकार में टीचर 36 जगह नौकरी करती पकड़ी गई है। आपकी की सरकार में डिजिटल इंडिया में इसी अंगूठा लगाने की सरकार में आपकी सरकार में एक टीचर जितनी जगह नौकरी करती पकड़ी है और आपके अधिकारी आंख बंद करके उसको देख रहे हैं। उस 32 जगह में से आपका 16 जगह आपके यहाँ आता होगा पैसा। आप क्या बात कर रहे हो? अब सुनिए शायद उसको भी डाटा लेके आइए आप। 3 बजे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा सकते हैं, तो आप जो है जब आपको सस्पेंस है तो आप अभी जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी जाएंगे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के पास भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए। इलेक्शन कमीशन, अरे इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो भी इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसी इलेक्शन कमीशन की दिल्ली के इलेक्शन की पहले तारीख बता दी थी उन्हें अपने मनोज तिवारी जी। ये भी वीडियो आप याद कर लीजिए। जब तक इलेक्शन का कोई शान घुमा नहीं और तिवारी जी ने बोला 8 तारीख को पता लग जाएगा, तो कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा उम्मीदवार जो है जमीनी स्तर पे कार्य किया तो हम जीत गए। भाई जब हारते हैं तो ईवीएम पे दोष लगाएंगे, जब हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन पे दोष लगाएंगे। अंकित, ये जो लगाए जा रहे हैं पूरी डिबेट में मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ताओं से, मैंने कितनी बार ईवीएम पे सवाल उठाया? एक बार भी कोई बता दे। अरे इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल, पूरी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाने में हम आपके नेताओं की बात कर रहे हैं। आपके नेता ने पहले बता दिया मनोज तिवारी जी ने कि 8 तारीख को पता लग जाएगा दिल्ली कौन जीतेगा। जब तक कोई बात ही नहीं थी, जब तक कोई बात ही नहीं थी। अंकित, एक सेकंड वापिस आता हूं। अंकित, ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है और क्या आधार है इसका, और क्या लगता है कि इसका असर लोगों पे हो रहा है, मतदाताओं पे हो रहा है, उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो सकता है इन बातों से, या कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? राजेश जी, मैं अपना व्यक्तिगत मत रखना चाहता हूं कि विपक्ष जितना आरोप करता है वो विपक्ष का काम, वो काम है, बट विपक्ष अपनी भूमिका जमीनी स्तर पर नहीं निभा है। ये बात भी सत्य है, ये विपक्ष को समझने की जरूरत है। लेकिन जब तक आप विपक्ष जो है आत्मचिंतन नहीं करें तो यूपी का चुनाव भी उनसे बहुत दूर, बात उनको समझने की जरूरत है। बिहार के चुनाव में जो जनता ने जनादेश दिया है, ये साबित होता है परिवारवाद और विस्तारवाद को जनता ने नकारा है। इस बात को समझने की जरूरत है। टीवी डिबेट में बैठ के आरोप और आंकड़े गिनाना बहुत आसान है, लेकिन अंकित, जनादेश एक तरफा भी तो नहीं है, टक्कर तो वहां पे कांटे की थी ना। हाँ। ये मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कह रहा हूँ। हाँ। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और आप मजबूत नहीं होंगे अब लोकतंत्र पे उंगली नहीं उठा सकते। देखिए राजनीति है, हमें भी पता है और आपको भी पता है, यहाँ सत्ता के पीछे भागादौड़ी हो रही है, इसलिए गठबंधन बन रहे हैं, एक जोड़ चुनाव हो रहा है, इसी गुना भाग बात को समझने की जरूरत है और आपको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा। आप डिबेट में बैठे आप आंकड़े रख के जीत नहीं सकते। जातिवाद, परिवारवाद, विस्तारवाद से उठकर आपको जो है जनता के बीच में जाना होगा। आपको अपनी भूमिका को और सख्त करना होगा, तब जाके आप जनता तक पहुंचे। और बिजली
ने कार्य किए हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सब जगह में बैठे हैं, हमें पता है कि नोएडा का विकास क्या हुआ, तो सामने है, केवल सामने है। आप दुनिया भर के हाईवे देख लीजिए, वो देख लीजिए, तो सामने है हमारे कार्य शाहीन काल के दौरान किया गया कार्य, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। बट टक्कर की चुनौती हो सकती है, एक साथ एक फ्रिक्वेंसी के साथ एक आइडियोलॉजी के साथ में लड़ना है, जनता की बीच में जाना होगा और कोई आपके पास विकल्प नहीं। अंकित देखिए, एक और बड़ा सवाल है कि विपक्ष मजबूत तो नहीं लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ भी जरूर है, और जब विपक्ष बिखरा हुआ होता है यही फायदा बीजेपी ले जाती है हर बार। इस बार भी यही हुआ, आने वाले चुनाव में भी तस्वीर ऐसी नजर आएगी। मेघना जी, मैं आपकी बात केवल विपक्ष नहीं है, विचारधारा नहीं है, सबके बीच में अपना अपना परिवारवाद है। कांग्रेस का अपना एक परिवारवाद, भाजपा का अपना एक परिवारवाद। इन परिवारवाद की श्रेणियों में ये लोग एक वक्त नहीं हो पा रहे, ये बात ये भी जानते हैं। कुछ चंद सीटों के पीछे ये जो है मतभेद हो जाता है, वो मतभेद भी बदल जाता है, इसलिए ये एकजुट नहीं होता है। आज अगर एक हो सकेंगे तो शायद जाते लोकतंत्र जो ये जो आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र टूट रहा है, टूटा जा रहा है, वो आरोप कभी नहीं लगा पाएंगे। देखिए, बीजेपी अपना कार्य कर रही है, उन्होंने विकास के दर पे भी बहुत कार्य किया। हमारे हम सबके सामने सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है वो ये महामारी ने, सेंट्रल ने, बीजेपी ने, बाकी मिलकर जो कार्य किया है वो बहुत बड़ा उदाहरण है, उसको नकार नहीं सकते। होंगी, को खत्म किया गया, उसको नकार नहीं सकते। ठीक है, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी है, क्या समीकरण बिठाए जाएंगे? क्योंकि ये आरोप तो बार बार लगाए जाते हैं कि गलत तरीके से जीते, डकैती की और भला भला जो आपने कहा है वो सारी बातें, लेकिन उसका असर कितना होगा जनता पे, और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव में जाएंगे और आपको उम्मीद है कि जनता आप पे भरोसा करेगी? बर्बादी कृषि बिल जो लाया गया है, जनता के बीच में बेरोजगारी की समस्या होगी, जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज है, जो उन्होंने विकास किया, विकास कानपुर वाला इनका साबित हुआ, विकास और कोई नहीं था, विकास कानपुर में साबित हुआ। और तमाम तरह के जुल्म, सितम, जबर, तशद्दुद जो उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, और गुंडागर्दी का शासन है, ठोको ठोको राज है, किसी को भी उठाकर ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार चल रही है, छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार, कल ही रोज होता है बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों का। उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन गया, और आधे से ज्यादा मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे बलात्कार में शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं, चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे बच सके अपनी बेटियों को बचा ले। तो इस जालिम और जो आपराधिक प्रवृत्ति की सरकार है, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सरकार के मुखिया बने बैठे हैं और अपने मुकदमे खुद ही हटा लेते हैं। जनता को स्पष्ट संदेश दिया जाएगा, जनता के बीच में संघर्ष कर रही है समाजवादी पार्टी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। ठीक है मोहम्मद अब्बास जी, देखिए एक और सवाल है मेरा, विमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले आपसे एक और सवाल है कि देखिए बीएसपी को लेकर आपने तमाम आरोप अभी हाल फिलहाल में काफी लगाए, उपचुनाव में भी, कि बीजेपी बीएसपी मिली हुई है, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्या आगे आने वाले वक्त में ऐसा जब होगा, उस लिहाज से आपकी रणनीति तब क्या होगी? देखिए 2012 में समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाई थी स्पष्ट बहुमत के साथ। समय होता है, समीकरण होता है। बहुजन समाज पार्टी की एक ये नीति थी कि साथ दलितों के साथ जो गलत होता है, हमने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का पूरा सम्मान कर और 0 से 10 पहुंचाकर आज आम दलित समझता है कि अखिलेश यादव जी ने अच्छा किया, बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाया, लेकिन अखिलेश यादव जी का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अच्छा नहीं किया, ये आम दलित समाज का आदमी कहता है। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि हम लोगों के मुद्दों को लेकर, लोगों के अधिकारों को लेकर और बेटियों पर हो रहे बलात्कारों और तमाम तरह की जातियों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जल्द, जैसे कोरोना का, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय है, मैदान में उतरेंगे, जगह जगह रैलियां करेंगे, साइकिल रैलियां निकलेंगी, पूरे प्रदेश को मंथा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के आपराधिक और जिस तरह से गुंडागर्दी के इसके पूरे जुल्म को जनता के जाकर हम बताने का काम करेंगे और सरकार को फाड़ फेंकने का काम। ठीक है विमल जी, देखिए अभी मुद्दा मोहम्मद अब्बास जी ने बताया कि कृषि बिल जो लाया गया, तो कृषि बिल में किसानों को हमने फायदा पहुंचाया,
दूसरी चीज बता, सुनिए। अरे अब्बास जी, आपकी बात में ध्यान से सुन रहा, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात में ध्यान से सुन रहा था, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, जवाब तो सुन लीजिए। सुनना हूं, कृषि आपने देखा किसान क्रेडिट कार्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, इससे किसान काफी खुश है। और यही किसानों ने जो है 6 सीटें जिताया है। तीसरी बात बता देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो है किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और किसान जो एक निर्णायक वोटर होते हैं। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। सर, जो कुख्यात अपराध बदमाश होगा ना, वो किसी भी जात का होगा, किसी भी धर्म का होगा, अगर वो कुख्यात अपराधी है तो उसको मारा जाएगा। सुन लीजिए, सुनिए, बता रहे हैं आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं, तो विकास दुबे एक अपराधी था और वो हमारे लिए पत्रकार को जात से नहीं है, वो किसी भी जात से हो, वो किसी भी धर्म से हो, वो एक अपराधी था, उसको मारा गया। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये अब बता रहे हैं कि रेप में, सर राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान में जो भी हुआ, सरकार तो आपकी थी ना, आपने क्यों नहीं उठाया? यही जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? मैं पूछता हूं आपसे कि क्या राजस्थान के लोग आपके अपने नहीं है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं गए? चौथी चीज ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वोट नहीं कर रहे। सर, देवरिया जो है, देवरिया में ब्राह्मण समुदाय के वोट काफी ज्यादा हैं। आपने देखा भी है कि देवरिया से हम किस प्रकार से जीते हैं। एक ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा था और ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट करने वाले लोग ब्राह्मण, और ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनको जिताया है। तो आप जो जिस प्रकार से लक्षण लगा रहे हैं मोहम्मद अब्बास जी, शाहिद कुछ कहना चाह रहे हैं आप जो समझ के बोल। देखिए, मैं अंकित जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अंकित सर ने एक बड़े मजे की बात कही है, विपक्ष जो है मजबूत नहीं है। अरे विपक्ष तो मजबूत छोड़ो, यहाँ तो पत्रकार मजबूत नहीं है। अगर एक पत्रकार ने बता दिया कि नमक में रोटी डाल के बनाई जा रही है बच्चों के लिए, तो उस पत्रकार के घर तक से उठवा लिए। एक पड़ोस में गाजियाबाद हो सकता है प्राइम न्यूज की एक डिबेट में मैं आया भी था इस टॉपिक पे, मुझे अच्छे से याद है, पत्रकार को गोली मार दी गई उसके बच्चों के सामने। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, परिवारवाद का नारा देने वाली बीजेपी ये तो डिटेल दे दे कि अमित शाह जी के बेटे ने ऐसा कौन सा बिजनेस किया है कि उसका बिजनेस इतना बढ़ गया। परिवारवाद की नारा देने वाली बीजेपी ये भी तो डिटेल लेके आए कि जेटली साहब के साहबजादे कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जो वहां पहुंचा दिए। ये परिवारवाद नहीं है, तुम खाओ तो हलवा, बाकी खाएं तो कड़वा। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए किसान का जो बिल लाया गया है, मैं प्राइम न्यूज के चैनल के माध्यम से देश के बताता हूं, देश के किसानों को, इस बिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोटे किसान को, हमारे को फायदा हो। उनको फायदा होगा जो 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ के बड़े किसान हैं, उसको इसमें फायदा होगा। अब मुझे बता दीजिए कि इतने बड़े बड़े किसान कितने हैं? बीजेपी अपनी गरीबों को लूटो, राजाओं को दो, गरीबों को लूटो, चाहे नोटबंदी ले लो, चाहे जीएसटी ले लो, चाहे लॉकडाउन ले लो, हर चीज में किसी चीज में कोई प्लान नहीं। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बात कर रहे हैं पत्रकार का, तो आप बात करिए, सरकार आपकी है, शिवसेना के साथ आपकी, मुंबई में वहां भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, उठा के मारा जा रहा है पत्रकार को। चौथे संविधान में आता है, मीडिया जो होता है वो चौथे संविधान में आता है। बता देना चाहता हूं कांग्रेस के लिए यही बात की बीजेपी बिचौलियों का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया। जो बिचौलियों को आप जो है किसानों के बीच में, बाकी सबके लिए संविधान है और उनके बीच में बिचौलियों का काम होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी बिल में जो है खत्म कर दिया। और यही उनको, अरे उस बिल में एमएसपी वक्त की कमी है, एमएसपी क्यों हटा दी? सवाल कही है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। बीजेपी में उनको बोलो उसी बिल में एमएसपी लिखवाएं। मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा, एमएसपी लिखे उस बिल में और बताएं कि एमएसपी क्यों हटाई गई है देश के किसानों को। ठीक है, इस पे भी जवाब लेंगे और वक्त वक्त पे हमने इस सवाल को उठाया भी है। बहुत शुक्रिया विमल सिंह, मोहम्मद अब्बास, अंकित अरोड़ा और शाहिद खान आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।